phone, please. Welcome back, students. Let's come back from break. Let's come back from break, students. चलिए, next question. Small Industries Development Bank of India, SIDB. Small Industries Development Bank of India, SIDB, वो एक अन्य संस्था ट्रांस यूनियन सिविल के साथ या ट्रांस यूनियन सिविल के मदद से एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। उस पोर्टल का नाम क्या है? उस पोर्टल का नाम है सक्षम। उस पोर्टल का नाम है सक्षम। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है एक संस्था जो कि ट्रांस यूनियन सिविल के मदद से एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है और उस वेब पोर्टल का नाम है सक्षम। यही क्वेश्चन है। चलिए अब इसका हम लोग डिस्कशन करते हैं। ये देखिए, ये है आपका सिडबी जिसको कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कहते हैं, जिसको कि हम लोग भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के नाम से जानते हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको कि शॉर्ट में आप सिडबी के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन जो है इसी सिडबी पे आधारित है। ये ऊपर वाला दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, ये ऊपर में दिखाई दे रहा है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करते हैं कि ये जो सिडबी है ये आपका वित्तीय संस्थान है। ये आपका सिडबी जो है वित्तीय संस्थान है। इट इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय जो है ये आपका लखनऊ में है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक लिमिटेड एक वित्तीय संस्था है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका कि मुख्यालय लखनऊ में है, जिसका कि मुख्यालय लखनऊ में है। ये किस तरह के उद्योग के लिए समर्पित है? ये किस तरह के उद्योग के लिए समर्पित है? तो सिडबी जो है वित्तीय पोषण करती है तीन श्रेणियों को और वो श्रेणी है आपका सूक्ष्म, दूसरा श्रेणी है लघु और तीसरा श्रेणी है मध्यम उद्योगों को। कहने का मतलब माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम enterprises. So this SIDBI takes care of financial help to micro, small and medium enterprises. SIDBI जो है एक वित्तीय संस्थान है जो कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता देती है और इसका मुख्यालय है लखनऊ में। द हेडक्वार्टर इज इन लखनऊ। चलिए अब जो है इस डिस्कशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सो सिडबी जो है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है रीफाइनेंस। इसका उद्देश्य है पूर्ण वित्त। यानी कहने का मतलब यदि आप लोन लिए हैं और भी लोन की जरूरत है या लोन की एक्सटेंशन की जरूरत है
तो ये इंस्टीट्यूशन इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल क्रेडिट असिस्टेंस, क्रेडिट एक्सटेंशन, ये आपको जो है पूर्ण वित्त के द्वारा भी मदद पहुंचाती है। अब देखिए, ये जो इसका मुख्यालय लखनऊ में है, और अभी जो इसके अध्यक्ष हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो हैं आपके मोहम्मद मुस्तफ़ा इसके अध्यक्ष हैं फिलहाल। मोहम्मद मुस्तफ़ा जो कि एक आईएएस अधिकारी हैं, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंध निदेशक एंड अध्यक्ष है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर इज मोहम्मद मुस्तफ़ा, हु इज एन आईएएस ऑफिसर। अब देखिए, दूसरा संस्था जो क्वेश्चन में है वो है आपका क्रेडिट ब्यूरो फर्म। ये क्रेडिट ब्यूरो फर्म क्या होता है? यदि आपको लोन लेना है तो लोन लेने के लिए क्या आप उस लायक हैं, आपकी अर्हताएं हैं, आर यू एलिजिबल फॉर अ पर्टिकुलर लोन? तो इसमें आपका सिविल स्कोर देखा जाता है, और सिविल स्कोर जो दिया जाता है, जो कंपनी सिविल स्कोर बताती है, उसको हम लोग क्रेडिट ब्यूरो फर्म कहते हैं। तो क्रेडिट ब्यूरो फर्म जो है ये है ट्रांस यूनियन सिविल। तो सिडबी जो है ट्रांस यूनियन सिविल के साथ मिलके ये आपका वेब पोर्टल सक्षम को लॉन्च की है। ट्रांस यूनियन सिविल जो है ये एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका नाम है ट्रांस यूनियन, और इसी का एक जो है ब्रांच कह लीजिए वो भारत में है, और भारत में ट्रांस यूनियन को ट्रांस यूनियन सिविल के नाम से जाना जाता है। राइट स्टूडेंट्स? ओके, नाउ अब देखिए कि थोड़ा सा और भी हम लोग इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि आपका सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुआ, और इसके स्थापना के लिए संसद में एक कानून पारित हुआ। There was an act of parliament through which SIDBI was established on 2nd of April 1990, और ये भारत सरकार के वित्त विभाग के तहत आता है। तो इसका देख रेख, इसका मार्गदर्शन फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंसेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत होता है। एक और पॉइंट इसमें जानना जरूरी है कि भारत में 4 अखिल वित्तीय संस्था है। भारत में 4 ऑल इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस है। वो कौन कौन सा है? एक तो आपका सिडबी है, दूसरा आपका एक्सिम बैंक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, तीसरा आपका नाबार्ड है, और चौथा आपका एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक है। तो इस तथ्य को भी देख लीजिएगा कि कौन कौन से जो हैं संस्था, कौन कौन सी वित्तीय संस्था अखिल भारतीय स्तर पे है, और ये चारों संस्था जो है आरबीआई के मार्गदर्शक से, आरबीआई के गाइडलाइन से ये जो है गवर्न होता है। इनको मार्ग जो दर्शन होता है वो आरबीआई के द्वारा ही होता है। राइट स्टूडेंट्स? एक और आंकड़ा डाटा याद रख लीजिएगा कि भारत में एमएसएमई एंटरप्राइज यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग करीब 6.33 करोड़ हैं। 6.33 करोड़ हैं। स्टूडेंट्स ये समझ में आया? यदि समझ में आया तो लेट्स गो अहेड। स्टूडेंट समझ में आया? दिखाई दे रहा है बच्चों? बच्चों दिखाई दे रहे हैं? सब जगह सारे बच्चों को दिखाई दे रहा है? ए को, बी को, सबको ए ग्रुप बी ग्रुप दिखाई दे रहा है बच्चों? तो चलिए लेट्स कम टू अनदर
क्वेश्चन देखिए, यदि कोई भी क्वेश्चन आप ले, हमारा इस टेस्ट सीरीज का शीर्षक क्या है? नॉलेज हंट। अलग अलग तथ्य के आधार पे हम लोग जो है क्वेश्चन को बनाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इकोनॉमिक्स का देखते हैं। इकोनॉमिक्स में जो है मॉनेटरी पॉलिसी पे ये क्वेश्चन जो है आपके मौद्रिक नीति पे, ये क्वेश्चन आपके मॉनेटरी पॉलिसी पे है। और इस मॉनेटरी पॉलिसी, इस मौद्रिक नीति का महत्व ये है कि जब आपका अर्थव्यवस्था कोरोना महामारी पैंडेमिक के कारण जीरो नहीं नेगेटिव पे जा रहा है, तो रिजर्व बैंक जो है क्या क्या उपाय की ताकि कुछ स्थिरता भारत की अर्थव्यवस्था में आ जाए। सो द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस मॉनेटरी पॉलिसी लाइज इन द फैक्ट that because not only India but the whole world is undergoing through this corona pandemic and economy has shrunk. So in order to restore some confidence, in order to have some stability, RBI has given up or has come up with a new monetary policy. यही है इस मौद्रिक नीति का महत्व। अब इस मौद्रिक नीति का महत्व देखेंगे तो इसमें क्वेश्चन है आपका रेपो रेट। रेपो रेट पे क्वेश्चन है, रेपो रेट पे क्वेश्चन है, रेपो रेट पे क्वेश्चन है, जो कि ये बताया गया है कि फिलहाल जो नए मौद्रिक की नीति के अनुसार इसका रेपो रेट 3.75% है या 3.75% है। दूसरा ऑप्शन जो है इसके जो है रेपो रेट पे ही है, लेकिन ये जो है रेपो रेट के बारे में ही ये क्वेश्चन है और रिवर्स रेपो रेट के बारे में क्वेश्चन है। इसमें LAF लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी पे क्वेश्चन है। तो ये मौद्रिक नीति को थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे, विचार करेंगे और फिर हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए, ये जो आपका मौद्रिक नीति बनता है, जो मॉनेटरी पॉलिसी बनता है, ये 6 सदस्य समिति से बनता है। 6 member committee, they are the people who gives this monetary policy। याद रखिएगा, इसकी समिति होती है, इसमें 6 सदस्य होते हैं। कौन कौन से 6 सदस्य फिलहाल हैं उसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो अब देखते हैं, तो इसमें एक पॉलिसी है जिसको कि हम लोग LAF कहते हैं। उसको फुल फॉर्म है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसको कि हिंदी में चल निधि, लिक्विडिटी का हिंदी चल निधि, एडजस्टमेंट का होता है समायोजन और फैसिलिटी का मतलब होता है सुविधा। तो एक टर्म है, एक कॉन्सेप्ट है LAF लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी। हिंदी मीडियम में भी आप यही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वाकई में शुद्ध हिंदी जानना चाहते हैं तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन है चल निधि समायोजन सुविधा। ये है क्या? ये RBI का एक ऐसा नीति है जिसके द्वारा RBI अपनी नीति के द्वारा कोशिश करती है कि मुद्रा का आपूर्ति बने रहे अर्थव्यवस्था में, मॉनेटरी सप्लाई बने रहे, उसको वो कंट्रोल भी करती है, नियंत्रण भी करती है कि बहुत ज़्यादा यदि मुद्रा अर्थव्यवस्था में हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मनी हो जाएगा तो इन्फ्लेशन हो जाएगा, मुद्रास्फीति हो जाएगा। तो मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए आपके कितना अर्थव्यवस्था में मुद्रा मॉनेटरी मनी होना चाहिए, जो टूल, जो इंस्ट्रूमेंट, जो औजार RBI के हाथ में है, उसी को हम लोग लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कहते हैं, चल निधि समायोजन सुविधा कहते हैं। इसमें
इसमें ये है, इसमें एक कॉन्सेप्ट है रेपो रेट, इसमें एक कॉन्सेप्ट है रेपो रेट। दिखाई दे रहा है रेपो रेट स्टूडेंट्स? तो रेपो रेट का मतलब होता है कि केंद्रीय बैंक यानी आपके स्थिति में रिजर्व बैंक, जो वाणिज्यिक बैंक है, जो कॉमर्शियल बैंक है, उसको कुछ ऋण देती है, और जो केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंक को जो ऋण देती है उस पे जो ब्याज लगता है उसको हम लोग कहते हैं रेपो रेट। रेपो रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लेंड्स मनी टू द कॉमर्शियल बैंक। यदि रेपो रेट ज्यादा होगा तो आम जनता को जो ऋण मिलेगी वो ज्यादा महंगा होगा, और यदि रेपो रेट कम होगा तो आम लोगों को आम जनता को जो ऋण मिलेगी या लोन मिलेगी उसका जो है आपका ब्याज दर भी कम होगा। रेपो रेट यदि बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है, बहुत ज़्यादा मुद्रा आ जाता है, इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा मनी सप्लाई हो जाता है, मुद्रा आपूर्ति बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसे स्थिति में मुद्रास्फीति होने का डर है। ऐसे स्थिति में आपका जो है इन्फ्लेशन होने का डर है। तो ऐसे स्थिति में आरबीआई क्या करती है कि आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देती है ताकि महंगे दर पे कॉमर्शियल बैंक मिले और ऋण कॉमर्शियल बैंक आम जनता को महंगे दर पे दे, ताकि ज्यादा मनी का सप्लाई ना हो सके। ये समझ में आ रहा है? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया स्टूडेंट्स? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो अभी क्या है कि रेपो रेट के मामले में, रेपो रेट में जो है केंद्रीय बैंक जो है इसको 40 बेसिस पॉइंट से घटा के पहले 4.40% था, अब इसको घटा के 4% कर दी है। तो रेपो रेट जो है नए मौद्रिक नीति के अनुसार घट के 4% हो गया। इसका मतलब रिजर्व बैंक चाहती है कि अर्थव्यवस्था में कुछ मनी सप्लाई आए। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट है रिवर्स रेपो रेट। 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 ये रेपो रेट का जो है अंतर है, ठीक उसके विपरीत है। इट इज अपोजिट ऑफ रेपो रेट। इसमें क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक आरबीआई में पैसा जमा कराती है, तो उस पैसा जमा करने पे आरबीआई भी ब्याज देती है। तो आरबीआई यदि ब्याज ज्यादा देगी तो ज्यादा से ज्यादा बैंक वाले पैसा जमा कराएंगे इसमें, तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई कम हो जाएगा। तो रिवर्स रेपो रेट जो है वो रेट है जो आरबीआई बैंक को देती है, कॉमर्शियल बैंक को देती है। और रिवर्स रेपो रेट में हम लोग देखते हैं कि रिवर्स रेपो रेट पहले 3.75% था, अब ये घट के 3.35% हो गया। इसका मतलब आरबीआई फिलहाल नहीं चाहती है कि उतना कॉमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक पैसा केंद्रीय बैंक में जमा करे। यहां तक समझ में आया स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स समझ में आया? समझ में आया स्टूडेंट्स? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसको हिंदी में मार्जिनल का हिंदी होता है सीमांत, स्टैंडिंग मतलब
स्थायी फैसिलिटी सुविधा। तो एमएसएफ रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, सीमांत स्थायी सुविधा, ये क्या होता है? कभी कभी रात भर के लिए कॉमर्शियल बैंक को ऋण चाहिए होता है, तो ऐसी स्थिति में आरबीआई उनको ऋण देती है, लेकिन उसके जगह कुछ गिरवी रखवाती है, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जैसे कि सरकारी प्रतिभूतियों को रख के रात भर के लिए या बहुत टेम्परेरी पीरियड के लिए आरबीआई जो है बैंक को, कॉमर्शियल बैंक को, वाणिज्यिक बैंक को लोन देती है। इसी को हम लोग कहते हैं एमएसएफ या मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी या सीमांत स्थायी सुविधा। ये पहले था 4.65%, ये पहले था 4.65%, अब ये घट के 4.25% हो गया। अब ये घट के 4.25% हो गया। अब ये घट के 4.25% हो गया। ठीक है, अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट, यहां तक समझ में आया स्टूडेंट्स? आगे कॉन्सेप्ट देखें तो चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, वो है आपका नगद आरक्षित अनुपात। वो है आपका नगद आरक्षित अनुपात, वो है आपका कैश रिजर्व रेशियो, जिसको कि हम लोग CRR कहते हैं, CRR कहते हैं। अब देखिए, बैंक, वाणिज्यिक बैंक के पास जितना ही पैसा आता है वो चाहती है कि उसको ऋण में लगा दे, लोन दे दे। और ऐसी स्थिति में यदि कोई कस्टमर, बैंक कस्टमर पैसा मांगने आए तो बैंक कहां से देगी? इसलिए आरबीआई एक ऐसा नियम बनाई है कि आपके पास जितना भी जमा हो, जितना भी आपके यहाँ डिपॉजिट हो, चाहे कैश में हो, चाहे एफडी में हो, चाहे डिमांड डिपॉजिट हो, जितना भी है उसका कुछ प्रतिशत जो है आप नगद में, सिर्फ कैश में आरबीआई में जमा कीजिए, और आरबीआई इस पे ब्याज नहीं देती है। तो it is only in the form of cash that a percentage of your deposit has to be deposited in RBI. उसी को कहते हैं CRR, नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो। और अभी जो है CRR जो है वो आपका 3% है। अभी जो आपका CRR जो है 3% है। समझ में आया स्टूडेंट्स? समझ में आया? यहां तक समझ में आया स्टूडेंट? चलिए, इसी के साथ एक और कॉन्सेप्ट है SLR, है ना? तो ये है आपका S से स्टैट्यूटरी, L से लिक्विडिटी, R से रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। हिंदी में स्टैट्यूटरी का हिंदी हो गया सांविधिक, लिक्विडिटी का हिंदी हो गया चल निधि, और रेशियो का हिंदी हो गया अनुपात। सांविधिक, चल निधि, अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसको कि आप SLR के नाम से जानते हैं। अब इसमें क्या है? ये भी एक तरह से आपका, इसका कॉन्सेप्ट भी CRR के आधार पे है। कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात में सिर्फ कैश जमा करना है, लेकिन इसमें क्या करना है कि इसमें आप गोल्ड में भी, सोना में भी जमा कर सकते हैं, या आरबीआई कुछ प्रतिभूतियों को, कुछ सिक्योरिटीज को अप्रूव करती है,
तो वैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कुछ प्रतिभूतियां या गोल्ड में आप आरबीआई में जो जमा करते हैं नकद के अलावा, उसी को बोला जाता है एसएलआर। और फिलहाल एसएलआर जो है वो है आपका 18%, वो है आपका 18%। अब देखिए, जब आपका कोरोना का लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो ईएमआई पे मोरेटोरियम दिया गया था कि क्या कोई बात नहीं, आप 6 महीना के बाद से चुकाना चालू कर दिए। तो अभी जो है ईएमआई पे कोई छूट नहीं दी गई है। इसका मतलब 31 अगस्त तक आपको ईएमआई देना होगा। और दूसरा चीज है कि आप जो गोल्ड लोन लेते हैं, पहले जो भी मान लीजिए गोल्ड आपका 5 लाख का है तो उसके 75% तक आपको लोन मिल जाएगा। लेकिन अब नई नीति के अनुसार यदि आपका सोना है तो उसका 90% तक आपको जो है लोन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपके मौद्रिक नीति का तथ्य था, कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग चलते हैं कि ये जो मौद्रिक नीति के जो सदस्य हैं, कौन कौन होते हैं सदस्य। तो पहले तो आपके आरबीआई के गवर्नर जो है, आरबीआई के गवर्नर, इसके चेयरपर्सन होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन कह लीजिए या अध्यक्ष कह लीजिए। तो इस मौद्रिक नीति के इस समिति के जो अध्यक्ष हैं आपके श्री शक्तिकांत दास हैं। जो आरबीआई गवर्नर हैं श्री शक्तिकांत दास हैं। फिर जो है एक इस समिति के इंचार्ज भी होते हैं। तो इस समिति के इंचार्ज होते हैं वो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर होते हैं। जो उपराज्यपाल होते हैं आरबीआई के, वो इस मौद्रिक समिति के डिप्टी होते हैं। और इसके डिप्टी हैं माइकल देवव्रत, माइकल देवव्रत पात्रा, माइकल देवव्रत पात्रा, ये आपके दूसरे सदस्य हैं। तीसरे सदस्य हैं डॉक्टर मृदुल के सागर। एक आरबीआई के ये अधिकारी हैं, आरबीआई के अधिकारी हैं और ये जो हैं इस समिति के एक सदस्य हैं। तो तीसरे सदस्य हैं डॉक्टर मृदुल के सागर और चौथे सदस्य हैं डॉक्टर चेतन घाटे। डॉक्टर चेतन घाटे ये चौथे सदस्य हैं। डॉक्टर चेतन घाटे कौन है? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के ये प्रोफेसर हैं। तो जो चौथे सदस्य हैं वो हैं आपके डॉक्टर देवव्रत घाटे। पांचवें सदस्य जो हैं वो हैं डॉक्टर पामी दुआ, वो है आपके डॉक्टर पामी दुआ, ये है डॉक्टर पामी दुआ। डॉक्टर पामी दुआ कौन है? तो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के ये डायरेक्टर हैं। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के ये डायरेक्टर हैं। और जो छठे सदस्य हैं वो हैं डॉक्टर रविंदर एच ढोलकिया, डॉक्टर रविंदर एच ढोलकिया। तो आप जो हैं यदि समझ गए होंगे तो चलिए हम लोग जरा इस क्वेश्चन का हल भी कर लेते हैं। तो जो पहला ऑप्शन है, आरबीआई ने रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 25,000 अंक कम करके 4% से 3.75% किया, ये गलत है। क्योंकि 40 बेसिस पॉइंट्स घटा के अब जो है आपका 4% है। ठीक, तो पहला गलत है। दूसरा जो है, आरबीआई ने रेपो दर को अपरिवर्तित रखा, नहीं, रेपो रेट हैज बीन चेंज, तो दूसरा भी आपका गलत है। दूसरा ऑप्शन भी आपका गलत है। रिवर्स रेपो रेट 3.35% है, तो ये आपका सही है। तो सही ऑप्शन होगा ओनली 3। तो मेरे ख्याल से डी जो है सही ऑप्शन है, ओनली 3,
केवल 3। अपने क्वेश्चन पेपर में अकॉर्डिंगली चेंज कर दीजिएगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आज के सेशन खत्म करने से पहले। एक लास्ट क्वेश्चन है, यहां तक समझ में आया? इकोनॉमिक्स समझ में आया स्टूडेंट्स? इकोनॉमिक्स समझ में आया? चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि अप्रैल 2020 में किस खाड़ी देश को अंग्रेजी में बोलते हैं गल्फ कंट्री, किस खाड़ी देश ने नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है? देखिए एक खाड़ी देश के बारे में क्वेश्चन है, गल्फ कंट्री। वहां पे यदि आप किसी का अपराध करेंगे तो कुछ अपराध के लिए आपको फांसी दे दिया जाएगा। तो एक देश जो है खाड़ी देश इस अपराध को बंद कर दिया है। किसके लिए बंद किया है? वो माइनर के लिए, जो नाबालिग है। तो अब पहला सवाल उठता है कि ये गल्फ कंट्री कौन कौन सा गल्फ कंट्री है? तो ये मैप दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, ये मैप दिखाई दे रहा है। तो गल्फ कंट्री मतलब ये फारस की जो खाड़ी है, पर्शियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी के साथ जो देश लगे हुए हैं उसी को हम लोग गल्फ कंट्री या खाड़ी देश कहते हैं। तो पहला खाड़ी देश जो है वो है आपका बहरीन, वो है आपका बहरीन, ये है बहरीन। दूसरा जो देश है वो है आपका कुवैत, ये है आपका कुवैत। दिखाई दे रहा है स्टूडेंट? कुवैत। तीसरा जो है वो है आपका इराक, ये है आपका इराक। जो चौथा है वो है आपका ओमान, ये है ओमान। जो पांचवा है वो है आपका कतर, ये है आपका कतर। जो पांचवा है वो है आपका ये भाग जिसको कि आप सऊदी अरेबिया कहते हैं, और सातवां है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यानी खाड़ी देश में 7 देश आते हैं। देयर आर 7 कंट्रीज इन गल्फ नेशंस। अब क्वेश्चन ये है कि किस देश में जो है फांसी की सजा खत्म कर दी गई है? तो सऊदी अरेबिया में यदि कोई अपराध होता है और अपराध करने वाला नाबालिग है, अपराध करने वाला माइनर है, तो उसको कैपिटल पनिशमेंट, फांसी, मौत की सजा नहीं दी जाएगी। याद रखिएगा नाबालिगों के लिए एक और संशोधन किया गया है सऊदी अरेबिया में, वो ये कि उनकी सजा 10 साल से ऊपर नहीं जा सकती। A minor cannot be sentenced to imprisonment for more than 10 years। याद रखिएगा सऊदी अरेबिया में पहले प्रचलन था कोड़ा बरसाने का, और सऊदी अरेबिया इस प्रचलन को भी बंद कर दी है। तो चलिए इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का हम लोग सेशन एंड करते हैं। हम लोग मिलते हैं मंडे को, क्योंकि विल सेलिब्रेट टुडे, वी आर इन अ मूड टू सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस डे, and once more happy Independence Day, and we will meet on Monday. Thank you. Any questions, please do ask. If you have any questions, please do ask. Otherwise, let's bye and we'll meet on Monday. Thank you.